हेलो एवरीवन, दिस इज मिस जीत और आज मैं आप सभी के साथ रिवाइज करने वाली हूँ बाय बैक ऑफ शेयर्स। सो हम क्विकली रिवाइज करने वाले ये टॉपिक को और स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी मेरे चैनल को मिस जीत को सब्सक्राइब कीजिए और आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। सो लेट्स स्टार्ट। आज का जो टॉपिक है हमारा बाय बैक ऑफ शेयर्स। यहाँ पर कंपनी क्या कर रही है, कंपनी अपने ही शेयर्स को खरीद रही है। कंपनी ऐसा किस किस शेयर्स को खरीद सकती है, इक्विटी को भी और प्रेफरेंस को भी जो उसने इशू किया है। कब खरीदती है, जब उसके पास आइडल कैश पड़ा हुआ है या आइडल रिजर्व्स पड़े हैं तो वो क्या करती है, अपने शेयर्स को खरीद लेती है, जिससे क्या होता है उसकी एग्जिस्टिंग कैपिटल कैंसिल या रिड्यूस हो जाती है और उससे क्या होता है उसके जो ओपन मार्केट में नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। अब सबसे पहले हमारा सेक्शन आता है 67 सेक्शन कहता है कि कंपनी अपने शेयर्स को परचेज कर सकती है पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। और सेकंड रिस्ट्रिक्शन क्या है कि किसी और कंपनी को फाइनेंशियल असिस्टेंस या लोन नहीं दे सकते अपने खुद के शेयर्स को परचेज करने के लिए। पब्लिक कंपनी के केस में बिल्कुल प्रोहिबिटेड है कि अपने शेयर्स को परचेज नहीं कर सकती, प्राइवेट कंपनी में भी है। या पब्लिक कंपनी किसी और कंपनी को फाइनेंशियल असिस्टेंस या हेल्प लोन नहीं दे सकती उसके खुद के शेयर्स खरीदने के लिए। या प्राइवेट कंपनी में भी ऐसे नहीं कर सकते। प्राइवेट कंपनी में ऐसी कोई प्रोहिबिशन नहीं है, बट 3 जगह है जहां पर पब्लिक कंपनी दे सकती है फाइनेंशियल असिस्टेंस किसी और कंपनी को। फर्स्ट है बैंकिंग कंपनी, उसका काम ही है लोन देना। ट्रस्ट, जो कंपनी को पैसा किस लिए दे रही है कि वो शेयर खरीदे और किसके बेनिफिट के लिए, एम्प्लॉय स्कीम के बेनिफिट के लिए। थर्ड, एम्प्लॉयज या अदर देन जो डायरेक्टर्स है, की मैनेजर पर्सन है, उन्होंने लोन लिया है मैक्सिमम 6 मंथ्स की सैलरी तक का, किस लिए कि कंपनी का शेयर ओपन मार्केट से परचेज करें। फिर आता है हमारा सेक्शन 68 बोलता है कि कंडीशंस क्या है। कुछ कंपनीज एक कंडीशंस रखता है कि बायबैक करना है तो आपको ये कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी। सबसे पहले आप कौन सा सोर्स यूटिलाइज कर सकते हैं बायबैक करने के लिए। सबसे पहले है फ्री रिजर्व्स, सेकंड है सिक्योरिटीज प्रीमियम और थर्ड है कि जो शेयर्स को आप क्लास ऑफ शेयर्स बायबैक कर रहे हो उसके अलावा कोई और सिक्योरिटीज को उस क्लास को आप क्या कर सकते हो, इशू करके उससे जितना कैश आया, जितने प्रोसीड्स आए उसको यूटिलाइज करके आप बायबैक कर सकते हो। सेकंड, आर्टिकल्स एसोसिएशन में ऑथराइज होना चाहिए। थर्ड, रेजोल्यूशन पास करना बहुत जरूरी है, पर कौन सा रेजोल्यूशन पास करना है, अगर आपका टोटल पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व को मिला के 10% या उससे कम का बायबैक कर रहे हो, सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर लो, सफिशिएंट है। पर इससे ज्यादा कर रहे हो, स्पेशल रेजोल्यूशन चलेगा। उसके बाद आते हैं लिमिट, कितना बायबैक कर सकते हो। सबसे पहले टोटल पेड अप शेयर कैपिटल, टोटल पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स को मिलाकर मैक्सिमम आप 25% तक इनका कर सकते हो एक साल में। और उसके बाद दूसरी कंडीशन भी है कि बायबैक के बाद आपकी डेट इक्विटी रेशियो कितनी होनी चाहिए, 2:1। और जो शेयर्स आप बायबैक कर रहे हो वो फुल्ली पेड अप होनी चाहिए। और नेक्स्ट कंडीशन है कि एक बायबैक और दूसरे बायबैक के बीच में कितना टाइम का डिफरेंस होना चाहिए, एटलीस्ट 1 ईयर। अब कंपनी जो बायबैक कर रही है उसको कंप्लायंसेस भी करनी पड़ेगी। लिस्टेड कंपनी है तो सेबी, अनलिस्टेड कंपनी है तो रूल 17 कंपनी शेयर एंड डिबेंचर्स रूल। नेक्स्ट, रेजोल्यूशन जिस दिन पास हो गया, चाहे जनरल था, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन था या स्पेशल था, उसके 1 साल के अंदर अंदर आपको कंप्लीशन करना है बायबैक। डायरेक्टर्स को एक डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी, हम भी सॉल्वेंट है, रजिस्ट्रार के पास और सेबी के पास। और उनको जिस दिन बायबैक कंप्लीट होगा ना, उस दिन उसके 7 दिन के अंदर अंदर उस सिक्योरिटीज को, शेयर्स को फिजिकली डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। और नेक्स्ट आता है कि कंपनी उस तरीके के सेम क्लास स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज को फिर से नेक्स्ट 6 मंथ तक क्या कर सकते हैं, इशू नहीं कर सकते। पर कुछ एग्जेम्पशंस है, ईसोप है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन है, बोनस शेयर्स है, वो कर सकती है। अब बायबैक करने के 3 मेथड है, एक्सिस्टिंग शेयर होल्डर से खरीद लो, ओपन मार्केट से खरीद लो या एम्प्लॉय से खरीद लो। कंपनी को क्या करना पड़ता है, बायबैक जब कर लेता है उसको रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा जो भी सिक्योरिटीज उसने बायबैक की है। और
जब वो बायबैक कर लेगा, कंप्लीशन के 30 दिन के अंदर अंदर रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी रजिस्ट्रार के साथ, रजिस्ट्रार और सेबी के साथ। अगर नहीं करती तो कंपनी को क्या डिफॉल्ट है, मिनिमम 1 लाख डिफॉल्ट किया, 1 लाख का फाइन, मैक्सिमम 3 लाख तक जा सकते हैं। जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट है उसके लिए मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 3 लाख, प्लस प्रिजन 3 इयर्स की, 3 साल की जेल, मैक्सिमम 3 साल की जेल। सेक्शन 70 हमें बताता है कि प्रोहिबिशन, बायबैक कौन कौन नहीं कर सकता। कंपनी अपनी सब्सिडरी कंपनी के थ्रू नहीं कर सकती, इंक्लूडिंग इट्स ओन सब्सिडरी। कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी के थ्रू नहीं कर सकते, ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनीज के, या जिस कंपनी ने डिफॉल्ट किया है, क्या क्या डिफॉल्ट किया है, डिपॉजिट की रिपेमेंट नहीं की, कोई लोन चल रहा था उसकी रिपेमेंट नहीं की, इंटरेस्ट की रिपेमेंट नहीं की, प्रेफरेंस शेयर्स रिडेम्पशन की मेच्योरिटी या डेट आ गया उसने रिडेम्पशन नहीं किया, डिबेंचर्स नहीं रिडीम किए, या अपने जो टर्म लोन्स चल रहे हैं उनके ऊपर उनको रिपे नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन बोलता है कि बायबैक, अब एनुअल रिटर्न जो है उसको भी फाइलिंग की अगर उसने डिफॉल्ट किया है। सेक्शन 123 डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, इसमें डिफॉल्ट कर दिया, या पनिशमेंट फॉर फेलियर टू डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं किया डिविडेंड 127 में, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल नहीं किया 129 में। तो ये सारे प्रोविजंस का फुलफिल होना बहुत जरूरी है बायबैक करने के लिए। तो ये प्रोविजंस देखिए क्या क्या कंडीशंस है, कंडीशंस पूछ सकते हैं, और ये कंडीशंस थी और इसको फुलफिल करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आता है टेंडर ऑफर। टेंडर ऑफर क्या होता है, ये पब्लिक को ओपन ऑफर देते हैं, इनविटेशन देते हैं, सारे शेयर होल्डर्स जो भी उस कंपनी के शेयर होल्डर्स है उनको इनवाइट करते हैं कि आ जाओ अपने शेयर्स बेचो और हम आपको पैसे देंगे। ठीक है, तो अगर कंपनी टेंडर ऑफर देना चाहती है तो उसको एक एस्क्रो अकाउंट ओपन करना पड़ता है। एस्क्रो अकाउंट होता क्या है, ये ऐसा अकाउंट होता है जिसमें ना कुछ टाइम तक हम पैसा रखते हैं कुछ स्पेसिफिक काम के लिए, स्पेसिफिक ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, इसकी भी कंडीशंस है, ये आपसे एमसीक्यू में जरूर पूछ सकते हैं कि कितना पैसा मुझे एस्क्रो अकाउंट में अगर टेंडर ऑफर के थ्रू करना है तो मुझे डिपॉजिट करना ही पड़ेगा। अगर आपका कंसिडरेशन बायबैक का 100 करोड़ से ज्यादा एक्सीड नहीं कर रहा, 25% आपको क्या, उस कंसिडरेशन का 25% आपको एस्क्रो अकाउंट में डिपॉजिट कराना पड़ेगा। पर अगर 100 करोड़ से एक्सीड कर रहे हैं, पहले 100 करोड़ के लिए 25% कंसिडरेशन और बाकी के लिए, रिमेनिंग के लिए 10% ऑफ द कंसिडरेशन। ठीक है, जैसे 120 करोड़ का एग्जांपल दे रखा है, 120 करोड़ का आपका बायबैक कर रहे हो, आपकी कंसिडरेशन इतनी आपने पे करनी है, तो पहले 100 करोड़ के लिए 25% 100 करोड़ का आपको एस्क्रो अकाउंट में डालना पड़ेगा, और नेक्स्ट 20 करोड़ के लिए सिर्फ 10%, तो टोटल कितना हो जाएगा 27 करोड़। अब अकाउंटिंग किस तरीके से करते हैं बायबैक की, सबसे पहले हम एक शेयर आउटस्टैंडिंग, हमने देखा था ना कि 25% से ज्यादा आप बायबैक नहीं कर सकते, तो आपको 3 टेस्ट, 3 अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ेगा कंपनी को बायबैक करने के लिए। पहली है मिनिमम, वो कह रहे हैं तीनों का मिनिमम हम बायबैक कर सकते हैं। पहला है शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, 25% ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स टोटल। सेकेंड है रिसोर्स टेस्ट, शेयर होल्डर फंड और बायबैक प्राइस, कितना प्राइस आप रखोगे बायबैक का। और थर्ड हमने पढ़ा था कि आफ्टर बायबैक कितना डेट इक्विटी रेशियो होना चाहिए, 2:1। और शेयर होल्डर फंड का मतलब क्या, पेड अप कैपिटल, यहाँ पर आपने ध्यान रखना पेड अप कैपिटल देखना हमें, प्लस रिजर्व्स, रिजर्व्स में फ्री रिजर्व्स भी आएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम, जनरल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट बैलेंस। पर रिवैल्यूएशन रिजर्व और अदर स्पेसिफिक रिजर्व्स यहाँ पर हम नहीं देंगे। जब भी हम टेस्ट अकाउंटिंग करेंगे बायबैक कितना हमें बायबैक करना है, तो कैलकुलेशन में ये जरूर याद रखना कि रिजर्व्स कौन कौन से नहीं लेने, रेवोल्यूशन रिजर्व और अदर जो स्पेसिफिक जो नाम होते हैं ना, जैसे टी रिबेट रिजर्व, कुछ स्पेसिफिक नाम का जो रिजर्व होगा ना, डेवलपमेंट रिजर्व, एम्प्लॉय रिजर्व, उसको नहीं लेंगे। बाकी सिर्फ यही रिजर्व, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, जनरल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट बैलेंस, सिर्फ इस रिजर्व को ले शेयर होल्डर फंड निकालते हैं। इसका एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। यहाँ पर एग्जाम्पल, एक सेकेंड, यस ठीक है, यहाँ बोला कि मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स बताइए कितना आप बायबैक करेंगे एक गिवन प्राइस पे। आपको क्या क्या दे रखा है आर्यन लिमिटेड की बुक्स में, 1 लाख इक्विटी शेयर्स है 10 ईच, 10 लाख, जनरल रिजर्व 2 लाख, सरप्लस 8 लाख।
आपको बताना है कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कंपनी बाय बैक कर सकती है, 20 रुपीज ईच पे। सबसे पहले कितना बाय बैक नहीं कर सकते, मोर देन 25%। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 1 लाख इंटू 25%, 25,000 शेयर्स हमारे फर्स्ट आ गया। सेकंड, शेयर होल्डर फंड्स अपॉन में बाय बैक प्राइस था। शेयर होल्डर फंड्स हमारा क्या क्या आ रहा था, 10 लाख प्लस टोटल पेड अप था 10 लाख प्लस 2 लाख प्लस 8 लाख डिवाइड बाई 20, तो ये आपका 25,000 शेयर्स आ रहा है। और बाय बैक के बाद हमें देखना है कि बाय बैक के बाद 2:1 ही होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर हमें कुछ डिबेंचर्स, कुछ हमें लोन वगैरह डिबेंचर्स के डेट का कुछ नहीं दे रखा, तो मैं ज्यूम करेंगे कि 2:1 होगा। सो आगे देखते हैं, लास्ट जो हमारा है अकाउंटिंग एंट्रीज। एंट्रीज क्या करेंगे, जब हम शेयर्स को इश्यू करते तो हमारी क्या बनती थी, कैपिटल बनती थी, तो हम शेयर कैपिटल को क्रेडिट करते थे। यहाँ पर हम बायबैक करने के लिए मैंने 3 तरीके, ओपन मार्केट, या आपने कोई न्यू शेयर्स इश्यू किए, जनरल रिजर्व, या हम अपनी कुछ इन्वेस्टमेंट्स को भी क्या कर देते हैं, डिस्पोज कर देते हैं, सेल कर देते हैं, ठीक है, या कोई डिबेंचर्स या कोई दूसरी स्पेसिफिक सिक्योरिटीज को इश्यू करते इस बायबैक के पर्पस के लिए, पर उसमें वो शेयर्स नहीं होंगे, वो उस तरीके के शेयर्स नहीं होंगे जो हम बायबैक कर रहे हैं। तो सिंपल है, पैसा आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट, क्या सिक्योरिटीज, प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू कर रहे हो, इक्विटी शेयर्स इश्यू कर रहे हो, डिबेंचर्स इश्यू कर रहे हो, कैपिटल रेज हो रही है मेरी, क्रेडिट कर दो, प्रीमियम पे कर रहे हो तो उसको भी क्रेडिट कर दो। अब जब जो शेयर्स आप बायबैक कर रहे हो, आप क्या करोगे, उसको उसको आप बोर्ड बैक कर रहे हो, कैंसिल कर रहे हो, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल को हमने पहले क्रेडिट किया था इश्यू के टाइम पे, पर अब जब हम उनसे वापस ले रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उसको डेबिट करेंगे, लायबिलिटी को कैंसिल कर रहे हैं। यहाँ पर क्या आएगा, सिर्फ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स बोर्ड बैक। उसके बाद जो हम प्रीमियम है बायबैक पे, अगर कोई प्रीमियम पे हम बायबैक कर रहे हैं तो वो हम फ्री रिजर्व से सिक्योरिटीज प्रीमियम में से यूटिलाइज करेंगे, उसको भी डेबिट करेंगे। और किसको दे रहे हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स को, ठीक है। अगर यहाँ पर कैपिटल रिजर्व अगर हम बायबैक कम वैल्यू पे करते हैं ना, फेस वैल्यू से, तब हम कैपिटल रिजर्व में जितना भी डिफरेंस होता है एट डिस्काउंट कह देते हैं, वहां पर डाल देते हैं। अब क्या करेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर्स हमारे क्रेडिटर्स हैं, हमें उनको पेमेंट करनी है क्योंकि उन्होंने हमें शेयर्स दे दिए, अब उनको पेमेंट कर देंगे, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। उसके बाद ये जो नॉमिनल वैल्यू थी ना, नॉमिनल वैल्यू, ये जो यहाँ पर ये नॉमिनल वैल्यू थी, इसको हम कहाँ से लेंगे, इसको हम लेंगे कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व से, ठीक है। जितना भी नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स है उसको ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में से। कहाँ से करेंगे, प्रॉफिट फ्री रिजर्व्स में से और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से। इससे हम एक कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व बनाएंगे, ठीक है। सिर्फ फेस वैल्यू को, सिर्फ फेस वैल्यू का जितना अमाउंट है उसको ही हम सीआरआर में ट्रांसफर करेंगे, और कंपनी क्या करती है, इस सीआरआर को फ्यूचर में कहीं और यूटिलाइज करती है, कुछ पर्पसेस के लिए, बोनस शेयर इशू करने के लिए, रिडेम्पशन के लिए, प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स का वहीं पर यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये आपका बायबैक चैप्टर था। आप क्वेश्चंस लगाइए, बहुत आपको मजा आएगा। आई होप आपको बहुत इजीली सब चीजें समझ आ गई होंगी, क्या सेक्शन 67, क्या कंडीशंस हैं, क्या प्रोहिबिशंस हैं, सब क्योंकि आप एक बार सुनिए और रिवाइज कीजिए और क्वेश्चंस लगाइए, और आपको बहुत अच्छी लगने वाली है वीडियो और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। थैंक यू।